बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बजट ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान और मेरे को एंकर मुदस्सिर इकबाल आपको वेलकम करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर बजट के हवाले से हम आपसे गुफ्तगू भी कर रहे हैं। तजावीज़ क्या दी जाएंगी बजट में, क्या सवालात हैं एक आम आदमी के, क्या खदशात हैं, क्या रिलीफ मिलेगा मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए, इस बजट में नया क्या है। बजट 2021-22 जो कि कल पेश किया जाएगा, ज़ाहिर है अब तो एक ही रोज़ बाकी रह गया है मुदस्सिर, और रोज़ाना हम मुख्तलिफ सेक्टर्स के बारे से बात कर रहे हैं। इक़्तिसादी सर्वे भी आज पेश किया जा रहा है, तो ज़ाहिर है और ज़्यादा हमें चीज़ें जो हैं वो समझ आना शुरू हो जाएंगी कि मोटी मोटी चीज़ें क्या हैं। और बात ये भी है मुदस्सिर कि हम जिस तरह कल भी बात कर रहे थे कि महंगाई के हवाले से ये हुकूमत क्या रिलीफ देगी, क्या बिजली के और गैस के निर्ख कम होंगे या नहीं होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज यही सवाल बड़ा अहम है क्योंकि साल 2021 और 22 का इक्तिसादी 21 और 20 का इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जा रहा है। उसके बाद कल बजट 21 और 22 का होगा। अब से कुछ देर बाद वजीर खजाना पिछले माली साल के आदाफ कौम के साथ शेयर करेंगे, लेकिन यहां सवाल यह है कि जब ये नंबर शेयर किए जाएंगे तो कितने लोगों को समझ आएगी, क्योंकि इक्तिसादी सर्वे से पहले एक बड़ा जबरदस्त सर्वे सामने आया है जिसमें पता चला है कि 10 में से 9 पाकिस्तानी टर्मिनोलॉजी से मुताल्लिक जानते ही नहीं है। मिसाल के तौर पर हुकूमत के मुआशी कामयाबियों के तमाम तर दावे GDP ग्रोथ पर मबनी हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे मुल्क के 94% लोग जानते ही नहीं कि GDP आखिर किस बला का नाम है। करंट अकाउंट खसारा, जिसकी बात वजीर आजम अपनी तकरीबन हर तकरीर में करते हैं, उससे 91% लोग नावाकिफ हैं। 97% लोगों को इल्म ही नहीं कि फीकस आमदनी क्या होती है। और सबसे अहम बात जो इस सर्वे में पता चली है कि 97% लोगों को स्टॉक एक्सचेंज से मुतालिक कोई मालूमात नहीं है। अब इन हालात में जब आज इक्तिसादी सर्वे पेश किया जाएगा तो आम आदमी के लिए वो आदादो शुमार के गोरख धंधे के अलावा कुछ नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल। बड़ी अजीब सी बात है कि बजट अवामी नुमाइंदे आवाम के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आवाम इससे बिल्कुल नावाकिफ दिखाई देते हैं। उन्हें मतलब है तो बस अपने बुनियादी मसाइल से, जो है महंगाई, बेरोज़गारी, और इन दोनों में ही पिछले साल माली साल के दौरान देखा इजाफा ही हुआ। सिर्फ 2021 के पहले 6 माह में महंगाई जो थी वो 10.9% बढ़ी, जबकि बेरोज़गारी की शरह में 4.45% इजाफा हुआ, जिसके 2021 के आखिर तक 5% तक जाने का भी इम्कान है। ये है आवाम के बुनियादी मसाइल। तो आज इक्तिसादी सर्वे पेश करते वक्त हुकूमत को करंट अकाउंट खसारा, GDP, मालियाती खसारा, फीकस आमदनी और ज़र मुबादला ज़खायर की बात करनी चाहिए, या आकर आम आदमी को सिर्फ यही बता दें कि ये महंगाई और बेरोज़गारी कब ख़त्म होगी और कैसे ख़त्म होगी। इसी पर हम बात भी करेंगे आज के इसी पर बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ तारिक मिसबा साहब हैं, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो हेड भी हैं लाहौर के और सीनियर सहाफ़ी भी हैं। और मीर मैक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। मियाँ तारिक मिसबा साहब, आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहेंगे। जब हम बात करते हैं कि GDP जो कि मनफी में थी, अब हम देख रहे हैं 3.94 पर आ गई है। फिर हम कहते हैं कि जी टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स होती हैं आम आदमी को नहीं पता होता, लेकिन आप बहैसियत सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आपको क्या लग रहा है कि पिछला बजट जो कि कोरोना की सूरत हाल सारी सामने थी, लेकिन आज के बजट में वाक़ईतन एक मुस्बत इशारे नज़र आ रहे हैं, तो एक बिजनेसमैन के लिए भी एक मुस्बत चीज़ें नज़र आ रहा है कि जी कई सेक्टर्स हैं यहाँ पर हुकूमत की पॉलिसीज़ कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं, या मामलात अभी 50-50 हैं? जी आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 अस्सलाम वालेकुम जी बिजनेसमैन, ताजर और ट्रेडर के लिए बजट बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह आपने लास्ट ईयर की बात की और इस साल के बजट की बात की, हमारी बहुत तजावीज़ गई हैं गवर्नमेंट को। जो आपने GDP की बात की, यस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारा जो आम आदमी है, लैक ऑफ एजुकेशन है, उनको इस बात का इतना पता नहीं है, तो अवाम के साथ ईजी अल्फाज में उनको समझाना चाहिए, फिर उनको समझ आएगी। यस, जो हमारी ग्रोथ हुई है इस साल कोविड के दौरान, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छी भी थी। जिस तरह आपको पता है टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ग्रोथ किया है, हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मोबाइल पॉलिसी, डिवाइस पॉलिसी जो इमरान खान साहब की थी, IT पॉलिसी थी, यस। लेकिन साथ साथ काफ़ी हमारे सनतकार ऐसे भी हैं, सनतें ऐसी भी हैं जो डाउनवर्ड्स भी गई हैं। जिस तरह आप कार्पेट को ले लें, उसके अलावा आप लेदर को ले लें, जिनकी एक्सपोर्ट्स में बहुत कमी आई है। तो इसमें इंशाल्लाह हमें तो उम्मीद है कि बिजनेस फ्रेंडली बजट आएगा। जो हमारी पिछली 2-3 माह में मीटिंग्स हुई हैं
गवर्नमेंट ने काफ़ी हमारे साथ बैठ के बातचीत की है, जो पिछले 2 सालों में नज़र नहीं आया था। तो उम्मीद है कि इस दफ़ा बिजनेस फ्रेंडली और अवाम दोस्त बजट आएगा। अच्छा तारिक मिसबा साहब, एक चीज़ जो है जो आप लोगों ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने तजावीज़ दी हैं, एक तो तजावीज़ के हवाले से ये भी शिकायत थी ताजरों की कि तजावीज़ पर अमल नहीं होता। दूसरा, आप लोगों ने एडवांस टैक्स को जो इम्पोर्ट सतह पर है वो ख़त्म करने की बात की है कि 2 साल में जो ऑडिट है टैक्स के हवाले से वो भी बंद किया जाए। इसकी क्या वजूहत है, क्यों आप ये चाह रहे हैं? फिर आपने हाउसिंग के हवाले से भी, पेट्रोलियम के भी हवाले से ये भी तजावीज़ दी हैं कि इसमें जो है वो भी मराद दी जाएँ। इन सेक्टर्स के हवाले से और जो आपने एडवांस टैक्स के हवाले से बात की है, इससे क्या होगा अगर ये हुकूमत मान लेती है? तो आपकी तजावीज़ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई, कट गई थी। आप तारिक मिसबा साहब, अगर आप सुन सकते हैं तो मैं ये जानना चाह रहा था, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वजारत ख़जाना को जो आप लोगों ने तजावीज़ दी हैं, ख़ास तौर पर उसमें जो है एडवांस टैक्स को इम्पोर्ट सतह पर ख़त्म करने के लिए 2 साल को ऑडिट बंद करने के हवाले से, पेट्रोलियम, हाउसिंग, ज़राअत, इनमें मरात के हवाले से आपने तजावीज़ दी हैं। आपने ये जो स्पेसिफिकली ये जो तजावीज़ दी हैं कुछ सेक्टर्स के, इसमें हुकूमत माने तो क्या बेहतरी हो सकती है पाकिस्तान की मैशत में? सर, टैक्सेस का इशू हमने बिल्कुल ये नहीं कहा कि खत्म किया जाए। हमने 1.5 टैक्सेस 4% है, हमने उनको बोला कि 1% शरह पे लेके आ जाए, ये तजवीज़ दी है। और जो सेक्टर्स हैं, जिस तरह 5-0 रेटिंग सेक्टर हैं, जिसमें इस वक्त टॉप पे टेक्सटाइल है, लेदर है, उसके अलावा सर्जिकल गुड्स हैं, उसके अलावा इसमें कारपेट है, उसमें 0 रेटिंग में हमने इनको तजवीज़ दी है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को इसके अंदर लाया जाए। राइस की एक्सपोर्ट हमारी $2 बिलियन टच कर चुकी है, जिसमें अभी गवर्नमेंट ने कोई मरात नहीं दी है। फार्मास्यूटिकल $1 बिलियन टच कर चुकी है। अगर इनको 0 रेटिंग सेक्टर में ला जाएगा तो ये अगले 4-5 साल में $5 बिलियन का टर्नओवर एक्सपोर्ट शो कर सकते हैं। उसके अलावा इंजीनियरिंग सेक्टर को हमने बिल्कुल ही कोई अहमियत नहीं पहुंचाई। टोटल वर्ल्ड वाइड ट्रेड का 52% जो बिजनेस जो जनरेट करते हैं, दैट्स इंजीनियरिंग सेक्टर। टेक्सटाइल इज ओनली 6% ऑफ द टोटल वैल्यू, फार्मास्यूटिकल इज 4%। तो इंजीनियरिंग सेक्टर को हमने रिवाइवल के लिए बहुत तजावीज़ दी है कि उसको दोबारा किया जाए। जैसे आप देखेंगे हमने जहाज बना लिए, टैंक बना लिए, मिसाइल बना लिए हैं, लेकिन ये जो AC, फ्रिज, लाइटिंग, ये सारी चीज़ें हम चाइना से अभी मंगवा के सिर्फ असेंबल कर रहे हैं। तो लाइट इंजीनियरिंग सेक्टर के ऊपर हमने काफ़ी जोर दिया कि उसको ज़रा फ्रंट लाइन पर लाना चाहिए। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। अच्छा डोगर साहब, ज़ाहिर बजट मंजूरी का मामला है, हुकूमत बड़ी मुतहरिक हुई हुई है, गो के ज़ाहिर हुकूमत जो दादोशुमार दे रही है, अपोजिशन तो उसको मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अब पंजाब की ज़रा आप मुझे तफसीलात बताएं। पंजाब में भी चौधरी मोहम्मद सरवर को ये गालिबन टास्क सौंपा गया है कि वो तमाम लोगों को जो तमाम MNAs हैं, MPAs हैं, उनको शाये में भी बुलाएं, उनको ज़ाहिर बजट के हवाले से बताएं, बजट के लिए मंजूर कराना है हुकूमत ने, ये बड़ा अहम मामला है। फिर तरीन ग्रुप भी है, उसको भी ज़ाहिर एक उस पर लेकर आना है, अगर वो ना साथ दें तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो ज़रा खबरें क्या हैं बजट के हवाले से आपके पास? जो पंजाब में जो ज़्यादा गिला है हुकूमत की इत्तेहादी पार्टियों का या हुकूमत के अंदर जो MPs MNAs बैठे हैं उनका, कि उनको तरक्याती स्कीमें नहीं दी गई, उनको डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट्स नहीं दिए गए। ये मेन हर एक का गिला है। ज़्यादातर MPs इवन जो जहांगीर 3 ग्रुप में हैं वो भी जो है उन्हीं का भी यही गिला है कि जनाब CM ने अपने DG खां में तो बेताशा डेवलपमेंट स्कीम लगवा ली, वहाँ पे बेताशा डेवलपमेंट का काम करवा लिया। जो तगड़े लोग हैं उनके इलाकों में डेवलपमेंट का बेताशा काम हो रहा है। जो ऐसे जो वीक हैं, जो एक आम MP है, उसके लिए इस बजट में, पिछले बजट में कोई डेवलपमेंट की स्कीम नहीं रखी गई। तो अभी भी आप देख लें, जहांगीर 3 ने जो ग्रुप बनाया, उन्होंने गवर्नमेंट में प्रेशर डाला, उन्होंने अपनी डेवलपमेंट स्कीम जो थी उसमें शामिल कर ली, जिस पे दूसरे जो MPA थे वो भी अब प्रेशराइज करना शुरू हो गए हैं गवर्नमेंट को कि जनाब आगे इलेक्शन जो करीब आ रहा है, MPs MNAs को ये फ़िक्र, सबसे बड़ी फ़िक्र तो ये है कि हमने अपने हलकों में जाना है। तो हलकों में जाना है तो हमने 5 साल में किया क्या है, कौन से डेवलपमेंट के काम करवाए हैं, कौन से सड़कें बनवाई हैं, कहाँ पे गैस दी,
की, कहाँ पे नालियाँ मोरियाँ बनवाई। असल चीज़ तो ये है, यहाँ पे आके जब उनके पास और तो कुछ नहीं है, जो मौका आता है वो बजट का आता है। गवर्नमेंट ने बजट पास करवाना है, MPs MNs ने प्रेशर बढ़ाना है कि जनाब हमारी जब तक डेवलपमेंट स्कीम नहीं आएंगी उस वक्त तक हम अपना वोट नहीं डालेंगे या हम गैर हाजिर हो जाएंगे। तो इसी वजह से इस मौका पर आप देखें कि PMLQ जो है वो भी नाराज बैठी हुई है। कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें जो PMLQ के मिनिस्टर हैं वो नाराज हो गए। उसके पहले जो इजलास था उसमें PMLQ गई नहीं है। तो ये सारे इश्यूज हैं। ज्यादातर लोग ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है जो टाइम गुजरता जा रहा है तो उनकी MNs की परेशानियां, MPs की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बाबर साहब, ये पिछले 1-1.5 महीने से मैं बाबर साहब आपसे सवाल है, 1-1.5 महीने से हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अजला में तरक्याती स्कीमों के हवाले से कोई 8 अरब से लेकर तो 15 अरब वेरी कर रहा है मुख्तलिफ अजला में और मुख्तलिफ डिवीजन्स में, जिसका आगाज़ डेरा गाजी खान और साहिवाल से किया था, क्योंकि इन दोनों जगहों पर वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो इलेक्शन लड़ने का इन दोनों अजला में वो इरादा भी रखते हैं। तो यहाँ से आगाज़ किया था, फिर हफ्जाबाद में भी गए, गुजरांवाला भी गए, मुख्तलिफ इलाकों में। तो अब वो जो डेवलपमेंट के इस बजट में ऐलानात पहले किए जा रहे हैं वो आ रहे हैं, उससे हालात बेहतर नहीं हुए कदरे? मुदस्सिर साहब, जो डेवलपमेंट का बजट था पंजाब का वो तकरीबन 340 अरब रुपए रखा गया था 2020-21 के। जी हाँ। उसके अगेंस्ट जो एलोकेशन हुई, जो रिवाइज करके ये 230 अरब तक चला गया। 230 अरब में से जो यूटिलाइजेशन हुई है वो तकरीबन 70% है, 160 अरब रुपए है। अच्छा। अब आप देखें कि 160 अरब रुपया, और इनकी जो पहली ADB रिवाइज मीटिंग में आप हैरान होंगे, पहली ADB रिवाइज मीटिंग जो इन्होंने की है वो फरवरी-मार्च में की है कि उस वक्त इनको पता चला कि जनाब टोटल जो यूटिलाइजेशन है वो शायद 80 अरब रुपया हुई है। उसमें से भी 20 अरब रुपया ऑरेंज लाइन का देना था, वो उसके ठेकेदारों को दे दिया। तो बाकी एक्चुअल यूटिलाइजेशन जो थी फरवरी तक 60 अरब रुपया थी। तो आप सोचें कि जब 60 अरब रुपया फरवरी तक 7-8 महीने में इन्होंने खर्च किया होगा तो किसको क्या पैसा दिया होगा। तो ये तो इनकी कैपेसिटी है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। बस उसके बाद जब प्रेशर आया CM पे, उन्होंने विजिट किए, लेकिन सिर्फ अभी तक ऐलानात किए जा रहे हैं कि साहिवाल में 60 अरब रुपया लगा दिया, ननकाना में ऐलान कर रहा है, गुजरांवाला में ऐलान कर रहा है, नारोवाल में ऐलान कर रहा है। जब उसको जब एक्सपेंडिचर होंगे तब पता चलेगा कि क्या एक्सपेंडिचर्स हुए हैं। लेकिन अभी तक जो इनकी बजट की ADB की एलोकेशन है वो तो बड़ी मायूस कुन है। सही। उसमें देखा जाए तो उसमें भी जो मेजर चंक है वो तो DG खां पे इन्होंने लगा दिया या फिर इन्होंने मियाँ वाली में लगा दिया। ये तो बड़ा एक आम मामला जो आपने बताया। 230 में से भी 160 अरब रुपया लगाया गया, तो तब ये सूरत हाल है। और पूरा साल यही रोया गया कि पैसे नहीं है तरक्याती बजट में, और बजट स्कीमें जो है वो होता ही है। हर सूबे में यही होता है कि कहा जाता है कि जी बजट नहीं है, बजट दिया जाता है तो वो लगाया उस तरह से नहीं जाता, उसके बाद फिर यही रोना और होते हैं कि हमारे पास बजट है ही नहीं। अच्छा मीर मैक साहब, एक सवाल है, कल भी हमने रेमिटेंस के हवाले से बात की थी। रेमिटेंस बहुत बड़ी हैं। अगर हम बात करें तो मई के महीने में ही तकरीबन ये जो 29% यानी कि पहले थी, और अब 26 अब एक महीने की हम देख रहे हैं, और उसके बाद 3.6 BN वो कह रहे हैं कि अब है। तो रेमिटेंस जो बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि यही एक वजह है कि अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और हुकूमत का सारा फोकस रेमिटेंस पर ही है? जो बाकी मामलात हैं, जो बाकी अशारिये हैं जिनको बता रही हुकूमत की GDP है और बाकी मामलात हैं, इन तमाम तर चीज़ों को लेकर आपको क्या लगता है कि अगला साल कैसा होगा मईशत के हवाले से पाकिस्तान में? थैंक यू समैया। अगर कोई ये समझता है कि सिर्फ रेमिटेंसेस की वजह से इकोनॉमी सही हो जाएगी तो ये ऐसे है जैसे सीट कवर गाड़ी के बदल देना और कहना कि अब ये गाड़ी 200 मील की रफ्तार पे जाएगी। मगर अगर सीट्स कंफर्टेबल नहीं हो तो आप गाड़ी में बैठ भी नहीं सकते। तो कहने का मकसद ये है कि दिस इज अ वेरी गुड साइन, वन ऑफ द मेनी साइन, एक नहीं वन ऑफ द मेनी साइन कि कंसिस्टेंटली 11 महीने से रेमिटेंसेस, तो ये तो हमारे लिए अच्छा है। दूसरी चीजें जो अच्छी हुई हैं, GDP ग्रोथ हुई है, हमारी इंपोर्ट कम हुई है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट सही हुआ है, हमारा LSM जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो 9.1% तक आ गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनी, लोग कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज को फायदा होता है तो आम आदमी को क्या
फायदा होता है भाई। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टेड नहीं भी है तो एक कंपनी अगर एक्सपैंड कर रही है, प्रॉफिटेबल है, तो वो अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बढ़ाएगी। तो उसका मतलब ये है कि वो लोगों को हायर करेगी, वो एक्सपेंशन करेगी। मगर जो ओरिजिनल गुफ्तगू यहाँ हो रही थी उसको मैं ओरिजिनल पे जाना चाहूंगा कि देखिए, एक आम आदमी को ना जीडीपी का पता है, ना करंट अकाउंट डेफिसिट का पता है, और ना ही पता होना चाहिए, सही बात, और ना ही पता होना चाहिए। देखिए, ये सब चीजें अच्छी हैं। दीज आर ऑल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इन्फ्लेशन कम्स डाउन टू माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एक आम आदमी के लिए। तो जब तक माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, आप इस वक्त फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लें, किसी के पास कोई दूसरी चीज पे बात करने की कोई वजह ही नहीं रहेगी, सिर्फ तनकीद रहेगी, जो सियासी तनकीद होती है। और वो सियासी तनकीद चलती रहती है, पूरी दुनिया में चलती रहती है। हर साल, ये 8वां बजट है मेरा पाकिस्तान में, हर साल मैं टीवी पे जाता हूँ, हर साल सब कहते हैं कि ये अवाम दोस्त बजट होगा। मुझे कोई बता दे पिछले 8 साल में एक अवाम दोस्त बजट आए? तो मीर महक साहब, जब 17% जीएसटी होगा, पेट्रोल लीवी के नाम पे लोगों की जेबों से भत्ता वसूल किया जाएगा, तो फिर कैसे महंगाई कम होगी? समिया, पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में सब में नीचे है। इंडिया में पिछले महीने 16 मरतबा बढ़ी है। एशिया में 16 मरतबा इंडिया में एक महीने में पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, और 212 रुपए पाकिस्तानी 1 लीटर इंडिया में चल रहा है इस वक्त। तो हम जो कहते, देखिए, अब हमारा तो सस्ता है ना इस वक्त। एशिया की बात करते हैं ना, दुनिया की बात नहीं करते। सही। तो हमारी एक बड़ी इकोनॉमी में महंगा होना और छोटी इकोनॉमी में सस्ता होना इज अ पॉजिटिव साइन। अगर हम छोटी छोटी चीजों पे तनकीद करने निकले ना, तो हर रोड में 3 खड़वा पेशाब करें। सही। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये हुकूमत बेहतरीन कर रही है, मगर बेहतरीन की तरफ जा रही है, अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, मीर साहब, मैं आपको कि आप खुद एक बैंकर हैं, तो बैंक्स के हवाले से भी कि इस बैंक सेक्टर ने, बैंकिंग सेक्टर ने कितनी तरक्की की, इस पर भी मजीद बात करते हैं। लेकिन बजट क्योंकि आ रहा है, तो बजट का बराह रास्त लिंक आवाम को इंतज़ार होता है कि क्या इस बजट में आएगा उनकी रिलीफ के लिए। तो वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट पेश करने की तारीख दी गई है, तो अवामी रद्द-ए-अमल इस वक्त क्या आया, आइए आपको सुनवाते हैं जी, फिर मजीद बात करेंगे। तो बजट पेश करने की तारीख दी गई, तो फैसलाबाद के सनतकार भी अपने मुतालबात लेकर मैदान में आ गए। नाजरीन, पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन चौधरी सलामत ने हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा भी कर दिया है। कहते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई ने हुकूमत की अच्छी मुआशी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अजीब वैस, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक, मजीद क्या कहना है इनका? बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से 2021 और 22 का जो बजट है ये पेश किया जाएगा असम्बली में, और हर शख्स ने बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं इस बजट से कि जो नया बजट है, आने वाला बजट है, इसमें इससे काफ़ी बेहतरी आएगी आम आदमी की गुजर बसर में। बजट के हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सलामत साहब हैं। ये साबका चेयरमैन है पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के, फैसलाबाद के बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनमें शुमार होता है इनका। चौधरी साहब, बताइएगा कि आने वाला बजट इस महंगाई के दौर में कैसा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो भी हायर अथॉरिटी से बातें हुई हैं उसमें हम तो काफ़ी होपफुल हैं कि इस वक्त आवाम को भी रिलीफ मिलेगा और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी मिलेगा। हमारी मैशत जो है वो तो इंडिकेशन जो है पूरी दुनिया मान रही है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने भी रिकगनाइज़ किया, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी आई है इसके ऊपर। वो सारे इस चीज़ को मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपना डेफिसिट जो है वो कंट्रोल कर लिया। अब गवर्नमेंट की तवज्जो जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए है, जो कि आवाम को रिलीफ इसी सूरत में दे सकते हैं। जब तक महंगाई कंट्रोल ना हो तो रिलीफ कोई नहीं है। वादा तो किया है कि वह इस बजट में आवाम को रिलीफ देंगे। अगर रिलीफ आता है तो बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरह मुस्बत ये इन्होंने जो इशारे दिए हैं, और ये क्या कि जो हमारी मईशत है ये भी यही समझ रहे हैं हुकूमत के साथ साथ कि अब तक एक सही सिमत में चलना शुरू हो गई है। बस ये रिलीफ देना ज़रूरी है कि जो आवाम तक है वो फ़वाइद पहुँचे, जो हुकूमत को फ़वाइद हासिल हो रहे हैं, और जो बुनियादी अशिया ज़रूरी हैं इनकी कीमतें कम हो जाएँ ताकि लोग। बहुत शुक्रिया उवैस सत्तार, हमें ब्यूरो हेड फैसलाबाद आगाह कर रहे थे होजरी की सिचुएशन के हवाले से। मियाँ तारिक मिसबा साहब हमारे साथ मौजूद है। सब इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तो चले बेहतर हुई, कुछ सेक्टर्स 5-6 सेक्टर्स बहुत बेहतर हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की इंपोर्ट के हवाले से हम देखते हैं कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे जिसे अलाइड सेक्टर्स कहते हैं साथ में, उनमें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, और वो इंपोर्ट जो है वो चाइना से हो रहा है। सी पैक के हवाले से जब भी हम बात करते हैं कि सी पैक की बेहतरी के लिए ये है कि पाकिस्तान के अंदर
वो सेक्टर्स लगें। तो ऐसी कोई तजावीज़ नहीं है कि 2-3 बिलियन की जहाँ पर एक्सपोर्ट हो रही है जिस सेक्टर के अंदर चाइना से बात की जाए, पाकिस्तान के अंदर उस इंडस्ट्री को कोलैबोरेशन के साथ लगाया जाए ताकि फिर पाकिस्तान की अपनी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिले। वरना वहाँ से अगर सस्ती कोई चीज़ मिल रही है तो यहाँ का जो आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं वो महंगी है, तो फिर तो इंपोर्ट बढ़ती रहेगी और हमारी चाहे वो लार्ज स्केल हो चाहे वो SMEs हो वो तो बुरी तरह नीचे चली जाएंगी। जी सर, बिल्कुल आपने सही बात की। अगर आप देखें जो हुकूमत की अच्छी बातें होती हैं उनको भी सराहना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर साहब की ऑटो पॉलिसी और IT पॉलिसी है उस अगर आप पॉलिसी को पढ़ें तो उसमें बिल्कुल ये चीज तकरीबन 5 लाइसेंसेस मिल गए हैं और स्मार्टफोन्स दे आर मैन्युफैक्चरिंग स्मार्टफोन 60-60 लाख स्मार्टफोन बना रही है एक कंपनी जो एक्सपोर्ट भी होगा। सही। उसके अंदर शराइत यही रखी गई हैं कि अभी तो टोटल सामान इंपोर्ट करके उसको सिर्फ यहाँ पे असेंबल किया जा रहा है, लेकिन उसकी शराइत ये हैं जो गवर्नमेंट ने दी हैं कि 2 साल के अंदर अंदर उसका 30% मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स पाकिस्तान में होने चाहिए। सही। और 7-8 साल में उसकी 100% पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होनी चाहिए। और ऑटो का भी यही है जो 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पॉलिसी जो आई है। तो इस जी तारिक मिसबा साहब से दोबारा से हम राब्ता बोल रहे हैं। जी तारिक साहब जी, इसका फायदा यही है इस पॉलिसी का कि एंड में सारी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ही हो जाएगी। सीपेक के डर भी बहुत है सीपेक का इंडस्ट्रियलिस्ट को, क्योंकि ये ना हो कि सिर्फ पाकिस्तान जो है कि सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी बन के रह जाए और हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाए। इसलिए चाइना से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में वापस लानी, यहाँ लानी और इंडस्ट्री को पाकिस्तान में फरोग देना, चाइना के साथ जॉइंट वेंचर्स करके पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लानी और पाकिस्तान की अवाम को वहां पे जॉब्स, क्योंकि जॉब्स जो हैं वो सिर्फ इंडस्ट्री ही दे सकती है, गवर्नमेंट नहीं दे सकती। इंडस्ट्री लगेगी तो जॉब क्रिएशन होगी। बिल्कुल ठीक, पॉइंट टेकन। अच्छा, मैं एक सवाल, अगर मैं मियां साहब आपसे एक सवाल कि आप तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात भी सुनी जा रही होती है, FPCCI के प्लेटफॉर्म से भी सुनी जा रही होती है, आप वज़ीर ख़जाना से भी मुलाकात आपकी होती है, लेकिन जो छोटा ताजर है, ख़ासतौर पर पंजाब की बात कर लेते हैं, 12-12.5 करोड़ आबादी का जो सूबा है वहाँ पर छोटे ताजरों को ये बहुत गिला है कि एक तो हमें हुकूमत भी नहीं पूछ रही होती और हम कहीं फॉल नहीं कर रहे होते हैं। हुकूमत को भी ये गिला होता है कि बहुत ज़्यादा बड़े ताजरों की तादाद है लेकिन ना होने के बराबर वहाँ से टैक्स कलेक्शन है। तो ये जो छोटी हैं ताजर हैं या SMEs हैं, उनके ब्रिज किस तरह से बनाया जाए कि एक तो वो टैक्स देते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा इस सर्कल में आए, दूसरा ये है कि उनके मरात भी हुकूमत की जानिब से वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो इसके लिए आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आप लोग वो क्या कर रहे हैं ब्रिज के तौर पर? सर SME अगर आप देखें तो दुनिया में हर मुल्क की बैकबोन इज SME। जो आज से पाकिस्तान में 15-20 साल पहले SMEs और कॉटेज इंडस्ट्री उभरनी शुरू हुई, जो कि पिछले 4-5 साल में बिल्कुल ही बैठ गई हैं, कॉटेज इंडस्ट्री खास तौर पे। हमारे GDP में 40%, जबकि मुल्की बरामदात में 25% हिस्सा SME का है। तो छोटा ताजर के आपने बिल्कुल साथ भी, गवर्नमेंट और ताजर के अंदर डिफरेंस बहुत बढ़ गया इस गवर्नमेंट में, मतलब कि बैठ के बातचीत नहीं हुई इनकी आपस में बैठ के। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इनको स्टेक होल्डर्स को, छोटे ताजरों को अपने पास लाना चाहिए, इनके साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए। सर वो टैक्स नेट में बिल्कुल आना चाहते हैं, वो टैक्स नेट में आते इसलिए नहीं है कि उनको इस निज़ाम की इतनी समझ नहीं है, और वो जो देखते हैं कि हमारे जो बाकी साथी जो टैक्स पेयर हैं उनको जो फिर नोटिस आते हैं और वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भाग रहे होते हैं, तो उनको एक खौफ भी है टैक्स नेट में आने का। इसलिए मेरे ख्याल में बेहतर है कि जब उनके साथ बैठ के फेस टू फेस बात करेंगे तो इंशाल्लाह वो टैक्स नेट में क्यों नहीं आएंगे, वो बिल्कुल आना चाहते हैं। बिल्कुल सही। अब टैक्स नेट की आपने बात करी थी, मेरा अगला सवाल मीर मैक्स साहब से टैक्सेशन के हवाले से ही था। मीर मैक्स साहब, अभी हुकूमत ये कह रही है कि कोई टैक्सेस नहीं लगाए, टैक्स फ्री बजट होगा, लेकिन ज़ाहिर है ये बात भी की जा रही है कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस होंगे इस बजट में भी। और दस्तावेज़ पेश की गई थी, मैं बात कर रही हूँ सदारती ऑर्डिनेंस की, इसमें 140 अरब रुपए की जो कॉरपोरेट छूट थी वो इस फाइनेंस बिल 2021 का जो है वो हिस्सा बनाया जा रही है। अब आप बेहतर जानते हैं कि डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसकी जो अदायगियाँ होती हैं उनमें जो तमाम तर ये सूरत हाल होती है, आपको क्या लग रहा है कि वाक़ईतन हुकूमत अगर ये कहती है कि जी कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर नहीं लगाए जाएंगे टैक्सेस, या जो सूरत हाल पहले थी उसी सूरत हाल में बरकरार रखा जाएगा, तो क्या वाकई हुकूमत ऐसा कर सकेगी IMF के बरखिलाफ जाके? देखिए, IMF के बरखिलाफ जाना
या नहीं जाना वो एक टोटली डिफरेंट टॉपिक हो जाता है कि हाउ स्ट्रांगली यू नेगोशिएट विद आईएमएफ के हमेशा दो शराइत होती है, एनर्जी प्राइसेस एंड टैक्स बेस को बढ़ाना। वो टैक्सेस बढ़ाने की बात कम करते हैं, टैक्स बेस को बढ़ाने की बात ज़्यादा करते हैं। जब हम टैक्स बेस बढ़ाने में नाकाम हो जाते हैं वो कहते हैं फिर टैक्स बढ़ाइए। हम उनके मकरूज हैं, जितनी भी नफरत हो हम सबको आईएमएफ से, मगर आईएमएफ के बगैर हमारा गुजारा नहीं था, ये हम उनके पास गए थे। अच्छा, दूसरी चीज, गवर्नमेंट को चलाने के लिए टैक्सेस की जरूरत है। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो पूरी दुनिया में हर जगह है, चाहे आप यहाँ रहें कहीं और रहें। हमारा अलमिया ये है कि हम देखते नहीं है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, हम सिर्फ सेल्स टैक्स के ऊपर लगे रहते हैं। अमेरिका में 78 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इंग्लैंड में 96 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। अगर आप देखना शुरू करें, मेरे ख्याल में इनकम टैक्स की ये बात कर रहे हैं हुकूमत। देखिए, जब आप इनकम पे हिट नहीं करेंगे ना किसी की, तो स्पेंडिंग पावर भी बढ़ेगा। मेरे ख्याल में इस दफा तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए, एब्सोल्युटली बढ़नी चाहिए, क्योंकि महंगाई से लड़ने के सिर्फ दो तरीकेकार हैं, या तो आप महंगाई को नीचे लेकर आए या आप पर्सनल इनकम को एक आम आदमी की ऊपर लेकर आए। पर्सनल इनकम लेकर आना इतना आसान काम नहीं होता जो 2-3 साल में नहीं हो सकता। तो सब में बड़ी बात यह है कि फिर टैक्स ना लगाए इस वक्त इनकम के ऊपर जो लोग हैं, और उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं। ये दो चीजें अगर मैंने इस बजट में देखी तो मुझसे ज्यादा, आई एम नॉट अ सैलरीड पर्सन, मगर द पेन ऑफ अ सैलरीड पर्सन आई कैन अंडरस्टैंड। एक महदूद इनकम में वो घर चला रहे होते हैं। एक मेरे जैसे बिजनेसमैन का तो बिजनेस कम भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम जैसे लोग ही सब में ज्यादा रियायतें मांग रहे होते हैं इस मुल्क में आके। ये एक अलमिया है कि बिजनेस ज्यादा रियायतें मांग रही होती है। कोई आके ये नहीं कहता कि एक आम आदमी को रियायतें दी जाए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक आम आदमी को ज्यादा रियायतें तो मीर साहब वो कैसे होंगी? सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें तो बढ़ जाती हैं ना, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी सैलरीज तो वही है, महंगाई बढ़ती भी है तो उनको तो उसी सैलरी में गुजारा करना है। पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट तो नहीं हो रहा है ना, कोई हमारा डिजिटाइज सिस्टम ही नहीं है, हमारी इकोनॉमी डिजिटल है ही नहीं। मैं पहले दिन से चीख रहा हूँ कि इस इकोनॉमी को डिजिटल होना चाहिए, डिजिटाइज होना चाहिए हर चीज। सब में पहले तो एफबीआर से दुनिया क्यों डरती है? पूरी दुनिया में टैक्स अथॉरिटी से लोग डरते हैं, मगर इतना नहीं डरते जितना पाकिस्तान में डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इंडिविजुअल आपकी ऑडिट को ऑर्डर कर सकता है। IRS है दुनिया में, हर मैजेस्टी कस्टम्स एंड एक्साइज है इंग्लैंड में, वो पूरा डाटा इंटेलिजेंस के पैरामीटर्स के जरिए आपकी ऑडिट ऑर्डर करती है। जब तक हम एफबीआर को फुली डिजिटाइज नहीं करेंगे और उनसे लिंक शुदा इदारों को, कस्टम्स और जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं पाकिस्तान के, उनको लिंक नहीं करेंगे, ये नहीं चल सकती। ये हम आज से 5 साल बाद फिर वहीं खड़े होंगे। लिटरली आज से 5 साल बाद 2028 के बजट में हम यही बातें कर रहे होंगे। डिजिटल इकोनॉमी इज दी ओनली वे फॉरवर्ड। आप छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ, रोशन डिजिटल अकाउंट खुला जी। हर आदमी को पता है कितने हवाला मारा गया लिटरली। तो इसका मतलब ये है कि अवाम तैयार है डिजिटाइज होने के लिए, आप मौके तो पैदा करें। सही। और ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। यही बात महीने में आप ये बात अभी मियां तारिक साहब भी कह रहे थे कि वो भी टैक्स नेट में आना चाहते हैं, लेकिन वो जो खौफ है, जो चीज़ें हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। जो बात मीर साहब आप कर रहे हैं कि चीज़ें लोग तैयार हैं, लेकिन इसका करना क्या है। मैं आपसे इस पर भी बात करते हैं, जो 5,829 अरब का जो हदफ रखा गया, क्या वो प्रैक्टिकल है नहीं है? मीर साहब इस पर बात करते हैं और बाबर साहब से भी बात करेंगे पंजाब के तरक्याती बजट के हवाले से। लेकिन मियां तारिक साहब ने जाना है, मैं उनसे ये सवाल लाजिम है कि मियां साहब जो टैक्स देते हैं, अब करीब कोई 22 लाख के करीब लोग हैं, जिसमें सैलरीड पर्सन भी हैं 10-11 लाख, इतने बाकी लोग हैं। लेकिन जो टैक्स पेयर बाकी लोग हैं पाकिस्तान में 100-125 हैं, जो ज़्यादा कुछ 40% टैक्स तो उन्हीं से चला जाता है। सिर्फ थोड़े से लोग हैं जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लोग हैं, आप जैसे कुछ बड़े बिजनेसमैन वो लोग मौजूद हैं। तो ये जो टैक्स नेट बढ़ाना है जिसको कहते हैं कि वो बढ़ नहीं पाता है। कुछ आसान से फॉर्मूले हैं, उन आसान से फॉर्मूलों को भी नहीं उस तरह से किया जा रहा है। विल नहीं है, कुछ और मामला है कि टैक्स नेट हम आज तक बढ़ा नहीं पाए हैं, जिन पर टैक्स लग रहा है उन पर मजीद बोझ आ रहा है।
जी बिल्कुल, आपकी सही बात है। एक तो फाइलर नॉन फाइलर भी हैं, हम टैक्स पेयर की बात कर रहे हैं, फाइलर्स तो जीरो फाइलर्स भी होते हैं। हाँ, जिस तरह अभी भाई बैठे साथ इन्होंने बात की जो टैक्स नेट से रिलेटेड है, एफबीआर की बात की कि जितना हम बिजनेसमैन एफबीआर से डरते हैं सर, इस टैक्स डिपार्टमेंट में भी और एफबीआर में भी जो पूरी दुनिया में नहीं है सर, कि जो डिपार्टमेंट आपको नोटिस देता है, जो शख्स, आपने जब अपील भी करनी होती है आपने अपील उसी को करनी है। ये कहीं दुनिया का निजाम नहीं है जो आपको नोटिस देगा और वही आपकी हेयरिंग करेगा। एक इस निजाम को भी बदलना चाहिए। सही। आज से 15-20 साल पहले मुशर्रफ साहब के दौर की बात करूंगा कि अपील के बोर्ड्स के अंदर बिजनेसमैन भी बैठते थे गवर्नमेंट के साथ। तो इस रवैये को भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। और टैक्स की जो बात है, इसमें यही सिंपल सा सर इसका फॉर्मूला है कि जो छोटे ताजर हैं उनके साथ बैठ के गवर्नमेंट को बैठ के उनको बात करनी चाहिए, आसानी से उनको समझाना चाहिए। वो काम कर रहा है अपनी दुकान में, उसका एक बेटा काम कर रहा है, वो अपने पास अकाउंटेंट्स और अपने टैक्स फाइलिंग के कागजों के लिए बंदे नहीं रख सकता। उसने शाम को होलसेल से माल खरीदना है, सुबह उसने अपनी दुकान में बेचना है, वही पैसा उसने इकट्ठा करके अगले दिन फिर माल खरीद के बेचना है। तो उनके पास इस तरह की सहूलियात नहीं है कि वो अपने पास बंदे रखें, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रखें जो उनकी टैक्स नेट की कागज भरें, उनकी फाइलें भरें। तो इट शुड बी अ सिंपल इजी फार्मूला फॉर्म जिसके ऊपर सब टैक्स देने के लिए। सही पॉइंट टेकन। अभी ज़ाहिर इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। टैक्स नेट में लोगों को लाने के लिए हुकूमत जो इकदाम कर रही है, ज़ाहिर अभी हमने देखा कि वो कम है और जो टैक्स वसूलियाँ हैं उनमें 26 अरब रुपए की कमी भी हुई है। ये भी एक खबर है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी एक मुलाकात के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे, दोबारा आते हैं अपनी ट्रांसमिशन पर। बजट के हवाले से मुदस्सर जो हम बात करें उसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स, मुख्तलिफ लोग जो कि ज़ाहिर है अपने अपने हवाले से सवालात उनके जहन में हैं। एक आम आदमी सवाल ये पूछता है कि जी बेरोज़गारी कब ख़त्म होगी, महंगाई कब कम होगी। जो एक बिजनेसमैन है उसको अपने बिजनेस के हवाले से खदशात हैं, टैक्सेस के हवाले से खदशात हैं। मुख्तलिफ सेक्टर्स में लोग अपने अपने खदशात और सवालात लेकर इस बजट की तरफ देख रहे हैं कि बजट 2021-22 कैसा होगा। लेकिन जो अवामी नुमाइंदगान हैं वो इस बजट से काफ़ी पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं। मुल्तान से PTI के MNA मलिक अहमद हुसैन डैड से इस वक्त ब्यूरो हेड मुल्तान जावेद इकबाल अंबर मौजूद हैं, उनसे बजट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी जावेद इकबाल अंबर, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है हुकूमती अरकान का इस बजट से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, वफाकी बजट 2021-22 11 जून को पेश किया जा रहा है। इस हवाले से अवाम की क्या उम्मीदें हैं, अवाम क्या सोच रहे हैं कि उनको क्या रिलीफ मिलेगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं MNA मलिक अहमद हुसैन डेहर साहब, उनसे बात करते हैं कि बजट में क्या अवाम को, मज़दूरों को और मुलाजमीन को रिलीफ दिया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबुदु व या नस्तईन। मैं ये समझता हूँ कि आज तक जो बजट पेश किया गया है उसमें सिर्फ अदाद व शुमार की गिमिक्स की गई हैं और अवाम को बेवकूफ़ बनाकर और उसमें दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। इसलिए कि जो साबका हुक्मरान हैं उन्होंने सिर्फ बजट के अदाद व शुमार पे तवज्जो दी है, गरीब अवाम की बेहतरी की तरफ तवज्जो नहीं दी। इस दफ़ा जो बजट पेश किया जा रहा है, सबसे पहले जो बजट को तैयार करने वाली टीम है, ये सारी वो टीम है जो डिलीवर करने वाली टीम है। जी बहुत शुक्रिया। मलिक अहमद हुसैन डेहर साहब MNA हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि बजट जो है उसमें अवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस दफ़ा तनख्वाहों में इजाफा होगा। मुल्तान से ब्यूरो हेड मुल्तान जावेद इकबाल अंबर आगाह कर रहे थे। हुकूमती अरकान बड़े पुरुम्मीद हैं कि इस बार जो है जो बजट आ रहा है वो अवाम दोस्त होगा और डिलीवर किया जाएगा जो वादे किए गए हैं हुकूमत की जानिब से। और कराची में सियासी जमातें किस तरह से अगले आने वाले बजट को देख रही हैं। अमजद कायम खानी हमारे नुमाइंदे इस वक्त कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमजद कायम खानी, आगाह कीजिएगा कराची में सियासी जमातों का क्या रद्द-ए-अमल है जो बजट आ रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, बजट की आमद है। सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत, हुक्मरान जो हैं वो बजट को बहुत ही शानदार और आला किस्म का बजट करार दे रहे हैं। जबकि जो अपोजिशन जमातें हैं उनका कहना ये है कि बजट में आवाम के लिए कोई खासी जो खातिर ख्वाह जो इकदाम हैं वो नहीं रखे गए और आवाम जो है इस हवाले से मज़ीद पीसने पर मजबूर होंगे। पाक सरज़मीन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हसन साबिर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही जानते हैं कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जो आने वाले बजट हैं इनसे क्या तवक्कुआत हैं और क्या वाकई ये फलाही और अवामी बजट साबित होंगे। हसन साहब फरमाइएगा। देखिए, ये PTI गवर्नमेंट तीसरा बजट पेश करने जा रही है
और पिछले 2 बजट जो पेश हुए हैं उसमें तो आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला है। ये तो क्या कह सकते हैं इसको कि कोरोना ने जो है वो तमाम चीज़ों की कलाई भी खोल दी। और इस मुल्क की जो अबतर सूरत हाल है, देखें जब तक बिज़नेस फ्लरिश नहीं करेगा किसी भी मुल्क का, पैसा नहीं आ सकता। इंपोर्ट हो नहीं रही, लिहाजा रिज़र्व्स बढ़ रहे हैं। जब यूज़ नहीं होगा डॉलर इंपोर्ट की वजह से तो वो रिज़र्व तो बढ़ेंगे। मतलब ये गेमिक्स हैं, आवाम को पता भी नहीं है इस बारे में कि आपके रिज़र्व क्यों बढ़ रहे हैं। आप बताते हैं जी हमारे तो रिज़र्व जो बहुत ज़बरदस्त हो गए। तो भाई ये तो बताओ कि इंपोर्ट आपने बंद की हुई है, उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं आपने। यहाँ पाकिस्तान से पैसा भेजना इंपोर्ट जेन्युइन रीज़न के ऊपर भी आपने मुश्किल बना दिया है। एडवोकेट हसन साबिर बता रहे थे कि एक्सपोर्ट्स जो है वो तमाम के तमाम बंद हैं, इसी वजह से जो है इंपोर्ट भी बंद है। बहुत शुक्रिया अमजद क़ाइम खानी। ज़ाहिर है यहाँ पर जो सियासी जमातें हैं उनकी भी अपनी उम्मीदें हैं, कुछ तजावीज़ भी हैं। हैदराबाद में भी ज़ाहिर जो MPAs हैं, MNAs हैं, जो लोग हैं वो अपनी अपनी उम्मीदें और अपने अपने जो ख़दशात और सवालात हैं वो इस बजट से क़ायम किए हुए हैं। हमारे नुमाइंदे हैदराबाद से ग़ुलाम शब्बीर आराई हैं जो कि MP नदीम अहमद सिद्दीकी के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। जी ग़ुलाम शब्बीर आराई। जी बिल्कुल, 11 जून को वफाकी हुकूमत सालाना बजट जो है वो पेश करने जा रही है और बजट से पहले जो बहस और मुबाहिसा चल रहा है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये अवाम दोस्त बजट होगा, जिसमें किसानों को रिलीफ दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी, मज़दूरों की जो उजरत है वो बढ़ाई जाएगी और सरकारी मुलाजमीन जो है उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी और उसके साथ साथ जो सेल्स टैक्स है उसको कम कर दिया जाएगा। और अवाम दोस्त बजट के जो बहस मुबाहिसा हो रहा है इस वक्त MQM पाकिस्तान के मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली जो हैं हुकूमत की हिमायत याफ्ता जमात के नदीम अहमद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत कर लेते हैं कि ये बजट जो है अवाम दोस्त साबित होगा या अवाम दुश्मन साबित होगा। आपकी क्या तवक्कुआत हैं ये वफाकी हुकूमत जो बजट पेश करने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बजट तो जो है वो पिछले 3 साल भी जो वफाक ने दी है तो वो मैं समझता हूँ पिछले कई हुकूमतों में बहुत बेहतर थे। लेकिन इस वक्त हमें और ज़्यादा कवी उम्मीद ये है क्योंकि शौकत तरीन साहब जो है वो एक बड़े मंझे हुए मैं समझता हूँ वज़ीर ख़जाना पहले भी रह चुके हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में, और एक उन्होंने उस वक्त बहुत ताजिरों के साथ मिलकर एक अच्छे बजट जो है वो पेश किए और उसकी दूररस नताइज भी हमने लिए। बजट जो है वो आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है और खुशखबरी आवाम को मिल सकती है कि ये अवाम दोस्त बजट। बहुत शुक्रिया ग़ुलाम शब्बीर आराई, हाथ की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और हम इस वक्त बजट के मामलात के हवाले से बात कर रहे हैं कि ये कितना अहम है। लेकिन बाबर डोगर साहब, मेरा सवाल यहाँ पर यह है, एक जानिब तो आपने बताया बड़ा एक अहम मामला 260 अरब का बजट जो था वही पूरा खर्च नहीं कर पाए और शुरू से यही बात की जा रही थी कि बजट जो है वो है नहीं, फंड्स वो है नहीं, इसलिए अभी जो है वो चीज़ों को बेहतर करना है, स्ट्रीमलाइन करना है। लेकिन अब एक जानिब 2 साल रह गए हैं, बगैर इसके आप अपने हलकों में नहीं जा सकते, अपनी चीज़ों में नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ स्ट्रेटजी भी आपको नज़र आ रही है कि अगले इस साल का जो मालियाती साल होगा इसमें एक बाकायदा प्लान तरीके से तरक्याती बजट और स्कीम्स लॉन्च की जाएंगी ताकि अगर बल्दियाती इलेक्शन हो उसमें और आम इंतखाबात में जाकर कुछ ना कुछ ये हुकूमत गेन कर पाए। कोई ऐसी प्लानिंग आपको नज़र आ रही है हुकूमत के अंडर और उससे जुड़ा हुआ सिविल सेक्रेटेरिएट जहाँ आप बहुत ज़्यादा खबर देते रहते हैं? मुदस्सिर, देखें ये अब गवर्नमेंट अब तीसरा बजट दे रही है। MPAs की जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में कोई बड़ा प्रोजेक्ट पंजाब में नहीं दिया गया। जिस तरह से पिछले दौर में मेट्रोज बनी, ऑरेंज लाइन बनी, आप उसको क्रिटिसाइज करें या जो जिस तरह भी देखें, लेकिन कुछ ना कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते रहे हैं। लेकिन अभी तक PTI गवर्नमेंट का पंजाब के हवाले से कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। अभी मैंने आपको ये एक चीज़ बताई कि पिछले साल का जो बजट था 2020-21 का, उसमें जो एनुअल डेवलपमेंट बजट था उसका जो पहली रिव्यू मीटिंग हुई, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो रिव्यू मीटिंग होती है ये हर महीने में 2 दफ़ा होती है। शहबाज शरीफ की ये 10 साल में प्रैक्टिस थी कि वो हर महीने में 2 दफ़ा रिव्यू मीटिंग करते थे और ये पता करते थे कि बजट की एलोकेशन उस पर एक्सपेंडिचर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये पहली मीटिंग जो थी इन्होंने फरवरी में की
वो भी चीफ सेक्रेटरी ने चेयर की थी। तो उस वक्त ये पता चला कि टोटल उस वक्त फरवरी में आप देख लें, जून में बजट आया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, लेकिन 9 महीने गुजर चुके थे। वहाँ पर ये पता चला कि जो 260 अरब रुपए का बजट था उसमें से सिर्फ 80 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। उसमें से भी 20 अरब रुपए जो थे वो ओरिएंटाइन के कॉन्ट्रैक्टर्स को देने थे, उनको दिए गए। तो इससे अंदाजा लगा लें कि सिर्फ 60 अरब रुपए का बजट पेश वो जो खर्च हो सका था। अब इन्होंने जो हदफ रखा है वो 480 अरब रुपए का डेवलपमेंट का बजट रखा है 2021-22 के लिए। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पंजाब गवर्नमेंट की कैपेसिटी है कि वो 480 अरब रुपया? सर ये सवाल बड़ा अहम है डोगर साहब, ये सवाल दोबारा आपसे उठाएंगे। ये गोरख धंधा ही होता है और ये बाकी पैसा जाता कहाँ है, किसकी जेबों में जाता है? ये बजट अगर दिया जाता है, खर्च नहीं होता तो वो कहाँ होता है? मैं इस पर बात करूंगी। साहब हमारे साथ मौजूद है। सुमैया, सवाल मैं ये करना चाह रही थी डोगर साहब, डबल का फर्क आ गया ना, पहले 260 था, अब 480 अरब का ये डेवलपमेंट बजट है। लेकिन वही सवाल जो आप कह रहे हैं कि पहले अगर 60 अरब का खर्च हुआ, अब अगर खर्च नहीं होगा तो कौन देगा इसका सवाल का जवाब कि जी कहाँ गया बाकी पैसा? अगर वो खर्च नहीं हुआ, वो मिल भी गया था तो वो खर्च नहीं किया गया तो वो किसकी जेबों में गया? ये सवाल, ये इन्वेस्टिगेशन क्या करेगी पीटीआई की हुकूमत पंजाब हुकूमत से अपनी? देखिए होता यह है कि बजट 480 अरब रुपए रखा गया, पिछले साल 340 अरब रखा गया, लेकिन बाद में रिवाइज बजट आ जाता है। रिवाइज बजट में ये होता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पैसे उस तरह से रिलीज नहीं कर पाती, बजट का फिगर जो है वो कहीं और पहुंच जाता है। इस दफ़ा 230 अरब था, 480 अरब रखा, हो सकता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट रिलीज़ करे वो 300 अरब हो। लेकिन मुदस्ससा असल इशू ये है कि ये क्या उसको खर्च कर पाएंगे? बाकी बजट लैप्स हो जाता है, जो आप खर्च नहीं कर सकते वो लैप्स कर जाता है, अगले साल में चला जाता है। इशू ये नहीं है, मसला ये कि अब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, एमपीएस का प्रेशर बढ़ेगा, एमएनएस का प्रेशर बढ़ेगा, अलाई पार्टी जो है उनका प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ये तीसरा साल है। लोग जो है वो डेवलपमेंट की स्कीमें मांगेंगे, डेवलपमेंट के फंड्स मांगेंगे। लेकिन जो लग रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है पंजाब गवर्नमेंट में, उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस बजट को खर्च कर सके। बाबर डोगर साहब, ये बड़ा अहम सवाल जो है वो आप देकर जा रहे हैं कि 480 रुपए का जो तरक्याती बजट रखा जा रहा है पंजाब के अंदर, क्या वो खर्च भी हो पाएगा या नहीं, क्योंकि सेटअप ऐसा नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया बाबर डोगर साहब। अब कहते हैं बजट 2021-22 खुसूसी ट्रांसमिशन बोल में मैं मुदस्सिर इकबाल, मेरे साथ सुमैया रिजवान मौजूद है। बजट के मामलात के हवाले से बात कर रहे हैं। कुछ ही देर के बाद इक्तिसादी सर्वे माली साल 2020 और 21 के हवाले से वज़ीर ख़जाना आएंगे और इक्तिसादी सर्वे पेश किया जाएगा। लेकिन मामला यह है कि 2021 और 22 के बजट को लेकर बहुत ज़्यादा अहम बात यह की जा रही है, क्योंकि 20 और 21 में मामलात कोविड की वजह से खासे पेचीदा रहे हैं हुकूमत के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, कि माशी तौर पर काफ़ी पेचीदगियाँ आई, दगरगू हालात रहे, लेकिन उसके बावजूद कुछ सेक्टर्स ने बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। और अब अगला जो माली साल 2021 और 22 का है, इसमें जहां हुकूमत जो अहदाफ अपने रख रही है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये अहदाफ हुकूमत, चाहे वो टैक्स कलेक्शन का हो, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ का हो, वो कर पाएगी या नहीं, ये सवाल भी बड़ा अहम है। लेकिन जो कुछ सेक्टर्स ने जहां तरक्की की है, जहां बेहतरी हुई है, उन सेक्टर्स के साथ साथ जो उनके अलाइड सेक्टर्स हैं उनमें भी बेहतरी आई है। तो आज हम इस सूरत हाल पर बात भी करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। जी हाँ, मेहमान हमारे साथ हैं और जिन सेक्टर्स के मुदस्सिर ने बात की वो सेक्टर्स में से हैं जहाँ पर हमने देखा कि कारोबार अच्छा रहा और उस कारोबार के तहत ज़ाहिर उनका बिजनेस भी जो है वो खासा अच्छा रहा। एसएम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन कार डीलर एसोसिएशन, और हसन बख्श साहब हैं, साबिक चेयरमैन आबाद। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। एसएम शहजाद साहब, पहले मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगी, कोविड की सूरत हाल में हमने देखा कि बहुत सारे बिजनेसेस थे जिनको नुकसान हुआ, बहुत सारे बिजनेसेस बंद भी हो गए, लेकिन जो गाड़ियाँ थीं वो ज़्यादा बनी, बिकी, लोगों ने ज़्यादा गाड़ियाँ बैंक के थ्रू बुक करवाईं। ये वो बिज़नेस था जिसको हमने देखा कि 2020 में बहुत अच्छा रहा, 2021 में ये और भी अभी 6-7 माह में और भी बहुत बेहतर रहा। तो आपके लिए कार डीलर एसोसिएशन के लिए साल 2020-21 कैसा रहा और आपने कैसा पाया हुकूमती पॉलिसीज़ को? देखें, इसमें थोड़ा सा समझने की बात है। अगर हम कोविड को ले लें 2020 में, तो 2020 में कुछ महीने बिल्कुल ही आपको पता है पाकिस्तान बंद था और तकरीबन तमाम ही प्रोडक्शन बंद थी। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो एक तो डेडलॉक था जो 2020 के आखिर
और 2021 के अंदर वो तमाम गाड़ियों की डिलीवरी देनी पड़ी। लिहाजा अगर हम कहें कि प्रोडक्शन बढ़ी है तो उस हिसाब से तो नहीं बढ़ी, लेकिन क्योंकि डेडलॉक वहाँ जमा था तो वही गाड़ियां हमें 2020 में और 2021 में देनी पड़ी। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस सेक्टर में थोड़ी ग्रोथ आई है। अच्छा, बिल्कुल सही। हम इस पे मजीद बात करते हैं कि जो एक तरफ तो हमने ये देखा कि पाकिस्तान में कुछ 2-3 बड़ी कंपनीज जो हैं उन्होंने बड़ा अपना बिजनेस को फ्लरिश किया, कुछ नई कंपनीज की भी इंजेक्शन हुई है, लेकिन जो इंपोर्ट की गाड़ियों के हवाले से उस पर भी बहुत ज़्यादा ये बात हुई कि इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हो रही थी। हम इस पर भी बात करते हैं। SM शहजाद साहब, हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन आबाद है, लेकिन इस वक्त टास्क फोर्स के मेंबर हैं जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, उसको भी देख रहे हैं। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं हसन बख्शी साहब, रियल स्टेट सेक्टर की बात करते हैं, उसकी अलाइड सेक्टर जितना भी जुड़ा हुआ है उसकी बात करते हैं, तो बड़ा फ्लरिश हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है। एक सीमेंट सेक्टर की सिर्फ बात कर लें तो उसने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया है इस सारे कोविड होने के बावजूद। एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा, लोकल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी। तो 2021-22 जो है हम होल, क्योंकि आप आबाद से जुड़े हुए हैं, ये सारे सेक्टर्स जो इस सेक्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं, वाकई ये उतना ज़्यादा बेहतर हुआ है जो हुकूमत बता रही है, और अगले आने वाला साल जो है और उसमें कुछ बेहतरी आएगी, और उम्मीदें क्या हैं आपको हुकूमत के कि कल के बजट के हवाले से हाउसिंग के सेक्टर में मज़ीद मरात हों ताकि इस सेक्टर में और ज़्यादा बेहतरी आ सके? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मुदस्सर आपका। देखिए, हाउसिंग पे जितना काम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया है, मैं समझता हूँ किसी वज़ीर आज़म ने नहीं किया है। और हमारी पहली गुजारिश ये होगी कि जो पॉलिसीज़ बन गई हैं इस 2 साल में, इसमें कंटिन्यूटी या तसलसल रखा जाए। इसके अलावा जो इंसेंटिव स्कीम था जो 30 जून को एक्सपायर हो रहा है, जिसमें जो शख्स भी पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करेगा कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट में, उससे उसकी नहीं पूछी जाएंगी, 111 का एग्जम्पशन होगा। हम समझते हैं कि इसकी मयाद में इजाफा 1 साल का किया जाए ताकि लोग इन्वेस्टमेंट कर सकें। इसी तरह हमने एक जो उनसे गुजारिश की है कि ये सीमेंट और स्टील, इसके प्राइजेस कहीं रुक नहीं रहे हैं, और कल भी आपने देखा कि सीमेंट के 4000 रुपये पर टन। ये देखिए, स्टील को देखिए, सीमेंट को देखिए, टाइल्स को देखिए, एल्युमिनियम को देखिए, और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को देखिए, सबकी रिकॉर्ड सेल्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम लोगों ने टर्फ से लोन लेके अपनी अपनी फैक्ट्री की प्रोडक्शन डबल या ट्रिपल कर रहे हैं। इससे रोजगार के ज़राए क्रिएट होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी क्रिएट होगी, और इस गवर्नमेंट ने एक जो बड़ा बेहतरीन काम किया है, जिसकी वजह से आपने देखा कि टर्फ का 4 बिलियन का लोन लिया गया, $4 बिलियन का, और ये LSM इंडस्ट्रीज लग रही हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इन्होंने स्मगलिंग को काफ़ी हद तक कर्व किया है। पहले बहुत बड़ी क्वांटिटी स्मगल होके आ जाती थी, चाहे उसमें टाइल्स हों, चाहे उसमें लॉक्स हों, हैंडल्स हों। तो जब इन्होंने स्मगलिंग को कर्व किया, अपनी बॉर्डर पे कंट्रोल किया, तो लोगों ने पाकिस्तान में ये सोचा कि ये इतनी बड़ी डिमांड है, अब इंडस्ट्री लग सकती है। आज देखिए, फैसलाबाद में एक टाइल की फैक्ट्री लगी, 6 महीने तक उनके पास डिलीवरी का टाइम नहीं है। अब 4 मिलें और लग रही हैं। पहले कभी नहीं लगती, क्योंकि मिस डिक्लेरेशन होता था, अंडर इनवॉइसिंग होती थी, और ये चीजें सब इंपोर्टेड पाकिस्तान में आती थी। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह से तसलसल रहे जो पॉलिसीज बनाई हैं, तो आप नेक्स्ट ईयर में। तो सर, ये जो आपने कुछ पॉलिसीज की बात करी, क्या आपको लग रहा है कि आगे आने वाले 2 साल बहुत बेहतरीन होंगे कंस्ट्रक्शंस के हवाले से? फिर खास तौर पर हमने देखा कि प्रॉपर्टी की कीमतें भी खासी ऊपर गई हैं। आगे आने वाले कुछ साल कैसे होंगे, और हुकूमती पॉलिसीज़ में और क्या बेहतरी आ सकती है कि इस बिजनेस को और ज़्यादा जो है वो बूम मिले? देखिए, ये प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऊपर जाना, इसका मकसद लोगों का इंटरेस्ट है, डिमांड है, पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं ये कोई बबल क्रिएट नहीं हो जाए। और ये चूंकि अब बैंक भी कर रही है, फैसिलिटीज भी हैं, तो इसके लिए मेरे आपके चैनल से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को गुजारिश होगी कि कम से कम उन सूबों में जहां इनकी अपनी हुकूमत है, हर हफ्ते गवर्नमेंट लैंड ऑक्शन करें, जो 100 गज से लेके रेसिडेंशियल 50 एकड़ तक हो, कमर्शियल, और उसमें 2 कंडीशन हो, 25% वो डाउन पेमेंट करे, उसका नक्शा पास,
और 6 महीने में उसको अपनी प्लॉट पे, चाहे वो मकान बनाना चाहता है, वो बनाना चाहता है या कुछ भी बनाना चाहता है, उस पर काम शुरू कर दे 6 महीने साल में। सही। इससे खत्म हो जाएगी। देखिए होता ये है कि अब लैंड चंद लोगों के हाथ में है और वही रेट बढ़ाते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आम आदमी के दस्तरस से बाहर होता जा रहा है, और जबकि दूसरी तरफ स्टेट पे का कब्जा होते जा रहा है और कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है, पूछने वाला नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को अपना लैंड आइडेंटिफाई करके ऑक्शन करना चाहिए, लोगों को मुनासिब कीमत पे लैंड भी मिलेगा और उस पर काम भी होगा और ये बबल भी बचेगा, और गवर्नमेंट एक बहुत खती रकम रेवेन्यू की सूरत में भी आ जाएगी, जिससे वो अपने लोकल लोन्स को रीपे करने में उनकी मदद होगी। अच्छा, ये इसमें भी बात करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ भी ये कहा जाता है कि अगर गवर्नमेंट की लैंड है तो इसी तरह से अगर वो सेल करें तो फिर गवर्नमेंट के पास क्या है, इस पर बात करेंगे क्योंकि एक ये सवाल भी है। दूसरा, आपने जो बात किया 30 जून तक इंसेंटिव के हवाले से, इस पर भी फैटफ के मामला जो हैं वो भी पेचीदा होंगे, इस पर भी मैं सवाल करूंगा। लेकिन उससे पहले गुलाम मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ब्यूरो इस्लामाबाद है। गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुलाम मुर्तज़ा साहब, इस वक्त आज इक़्तिसादी सर्वे और कल बजट पेश किया जा रहा है। बजट तो पेश हो जाएगा लेकिन उसकी मंजूरी के लिए बड़ा अहम मामला ये है कि एक तो इत्तेहादी जमातें साथ हों, दूसरा अपनी ही जमात के अंदर जो ग्रुपिंग हो रही है, यानी कि तरीन ग्रुप साहब, वो क्या इस बजट में साथ होंगे कि पास करवाया जाए। फिर तीसरी, अपोजिशन के हवाले से बात हो रही है कि अपोजिशन अभी तक यूनाइट नहीं है। अभी बोल न्यूज़ पर यह खबर चली कि जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने किसी अपोजिशन जमात से भी बात नहीं की, हत्ता कि पीडीएम के अंदर भी उन्होंने इस हवाले से बात नहीं की है साथ लेकर तमाम लोगों को चलने के। तो इस्लामाबाद में क्या चल रहा है कि हुकूमत आसानी से यह बजट पास करवा लेगी अपनों से और अपोजिशन से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। जो बजट पास होने की सूरत हाल है, बजट इंशाल्लाह पास हो जाएगा। अच्छा। और लेकिन जो अपोजिशन है उनके हवाले से हमने ये देखा है कि अपोजिशन का इस हवाले से कोई किरदार नहीं है अभी तक। ना तो उन्होंने किसी से रब्ता किया है और ना ही वो ये चाहते हैं कि बजट जो है वो मंजूरी के मराहल से ख़राबी की तरफ ना जाए। अच्छा। यानी शहबाज शरीफ साहब की खबर आपने देख ली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वहाँ पे उनकी क़यादत कुछ न कुछ शोर शराबा करेगी, लेकिन हमारी ये इत्तलात हैं कि कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कम से कम 20-20 लोग गैर हाज़िर होंगे। अच्छा। बजट के, जी, वो कल वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे और जिस दिन इसकी मंजूरी फ़ाइनल होगी उस दिन भी यही सूरत हाल होगी। तो ये बजट आसानी से मंजूर हो जाएगा। जहाँ तक बात है जहांगीर तरीन साहब की, उनके ग्रुप की, तो उनको काफ़ी हद तक रिलीफ जो है मिलता हुआ नज़र आएगा। आपको आने वाले दिनों में कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं गुज़िश्ता रोज़ FIA में, और उसके साथ साथ बाकी भी कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें चल रही हैं। तीसरी बात ये है कि अपने अंदर से क्या मामलात हैं। तो गुज़िश्ता दिनों में MQM की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, और फिर उसके बाद आपने ये देखा कि काफ लीग जो है अभी वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। तो हमें आज शाम तक काफ लीग ने भी जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनके सामने रख दिए थे कल, और उनके हवाले से भी देखना होगा कि वो किस हद तक तावन जो है वो करते हैं उनसे। लेकिन उनकी इतलात यही है हमारे पास कि वो वोट देंगे और गवर्नमेंट को बजट पास करवाने में अपना किरदार जो है वो अदा करेंगे। गुलाम मुर्तज़ा, तो है एक तो ये आपने सूरत बता दी, कल 11 बजे काबीना का इजलास और उसके बाद इत्तेहादी जमातों का इजलास भी है काबीना से मंजूरी लेने के बाद। लेकिन अपोजिशन का कोई ऐसी खबर नहीं है कि कल कोई मिल के अपोजिशन लीडर के चैम्बर में कोई मुलाकात, बिलावल साहब की, शहबाज शरीफ साहब की कोई मुलाकात, इकट्ठे कोई इजलास की सूरत ऐसी कोई नज़र नहीं आ रही, कोई खबर नहीं है। जी, इस तरह से क्योंकि शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते किसी भी लिहाज से कि वो एक आम अपोजिशन का रोल ज़रूर वो अदा करेंगे, और वहाँ पे उनके तरफ से ज़ाहिर है कि बजट तकारीर होती हैं वो भी की जाएंगी और उसके ऊपर एतराज़ात भी किए जाएंगे, कल शोर शराबा भी होगा। लेकिन ये नहीं है कि कोई ऐसी प्लानिंग की गई हो जिसके तहत
इस बजट को मंजूर ना करवाया जा सके। वो तो ये होता है कि अगर इस तरह का सिलसिला हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते होते, बाकी दीगर जमातों से भी राब्ते करते, उनके अपने लोग भी खासे हैं, लेकिन वो ऐसा मामला बिल्कुल अभी तक कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही थोड़ी बहुत वो हुकूमत के अपने ट्रेजरी बेंचों की जानिब से ही हमें नज़र आ रही है। लेकिन जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है कि जिस दिन बजट मंजूर होगा उस दिन कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी रुखसत पे चले जाएंगे। अच्छा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के भी चले जाएंगे, तो ये फिर बजट जो है मंजूर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो कल पेश होना है, तखमीने हैं, तजावीज़ हैं, तो इसको अभी चलें ये मामला तो आप कह रहे हैं कि कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। अच्छा मुर्तज़ा, क्योंकि IMF से आप $6 मिलियन की किस्त है, वो कर्ज़ की फरामी का मामला है, डायलॉग हो रहे हैं, मुज़ाकरात अभी तक डेडलॉक का शिकार हैं, क्योंकि IMF कह रहा है कि आप अपनी जो बिजली की कीमतें हैं उनको बढ़ाएं, अपनी गैस की कीमतों को बढ़ाएं, टैक्सेस में इजाफा करें, लेकिन अभी यहाँ पर वज़ीर ख़जाना शौकत साहब अटके हुए हैं। क्या मामला वाकई ऐसा ही है कि वो अटके हुए हैं या मामलात अंदर तय हो चुके हैं और बजट कुछ ऐसा ही आएगा जिसमें बहुत सारे टैक्सेस भी होंगे और शायद इजाफा भी हो जाए बिजली और गैस की कीमतों में? क्या इन्फॉर्मेशन है? बिल्कुल होगा इजाफा, और ये टाइम अगर हमें मिला IMF से ज़्यादा हमें 2 महीने मिलेंगे, यानी कि अगस्त और सितंबर। जो सितंबर का एंड है, सितंबर के एंड पे आप देखेंगी कि बिजली के और गैस के नर्ख बढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा। हम ये बात बहुत अरसे से कहते आ रहे हैं कि जब हमने IMF का प्रोग्राम लिया था तो उस प्रोग्राम में हमने 5-7 चीज़ें कमिट की थी। एक तो ये था कि सुई गैस, जो गैस कंपनियां हैं वो जो भी अपनी रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स देंगी, ओगरा उसमें मनोअन के साथ उसको तस्लीम करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नोटिफिकेशन के लिए भिजवाएगा। जो बिजली की कीमतें हैं वो भी उसी तरह से बढ़ेंगी जिस तरह से बिजली की कीमतों का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ता रहेगा। तो ये तो तयशुदा है। और फिर ये भी हमने बताया हुआ है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो मान रखी हैं। डॉलर का रेट है और पैरिटी है, फिर उसके बाद और बहुत से ऐसे अफरात ज़र है, और इसके साथ साथ जो शरह सूद है बुनियादी तौर पे उसके ऊपर। तो ये वो चीज़ें हैं जो प्रिंसिपली इन्होंने डिसाइड की हुई हैं। इसमें उनको डिले तो किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा कि वो मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट कर दी जाएँ। अभी बजट के दादोशुमार जो हैं वो सामने नज़र आते हैं, तो हमारा कोई 8,000 अरब रुपए का जो तकरीबन कमोबेश 100-200 अरब ऊपर नीचे जो कर लें, तो ये हमारा बजट जो है वो पेश होने जा रहा है। वसूलियाँ रखी गई हैं 5,830-40 अरब रुपए की। तो इसको अगर हम 8,000 में से 5,829-30 निकाल दें तो 2100 अरब के करीब जो है पीछे हमारे पास खसारा बचता है। और इस खसारे को हमने कहाँ से पूरा करना है? इसके अलावा एक और चीज़ है कि हमने 3105 अरब रुपए की अदायगियाँ करनी हैं, जो सूद की मद में हम अदायगियाँ करेंगे इंटरनेशनल अदारों को जिनसे कर्ज ले रखे हैं। तो ये 5,000 तकरीबन अरब रुपया बनता है। तो ये बताएं कि 5,000 अरब कहाँ से लाया जाएगा? कोई यहाँ तेल के कुएँ नहीं निकले, यहाँ पे कारखाने नहीं चाह रहे, तो ये 5,000 अरब रुपया आप और हमने देना है। ऐसा ही है। और इसमें जो सब्सिडी वगैरह है, गुर्बत भी बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ती है लेकिन मुर्तज़ा इस बार जो है वो जो टैक्स का हदफ है वो भी बहुत बड़ा रखा गया है। वो बहरहाल प्रैक्टिकल है या नहीं है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। हसन बख्शी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले SM शहजाद साहब से एक बड़ा सादा सा एक सवाल मैं करना चाहूँगी। एक तो पाकिस्तान में जो पहले कुछ चंद कंपनीज थी, फिर नई कंपनीज आई और बहुत ज़्यादा आकारों की सेल भी है, लेकिन एक सवाल बड़ा अहम है SM शहजाद साहब कि पाकिस्तान में ये कारें सर महंगी क्यों होती हैं इतना ज़्यादा कि हमारे पास जो कारों का मयार है वो उसके बिल्कुल बरक्स है और कीमतें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। जो संभल हो रही हैं वो भी, जो इम्पोर्ट होकर आ रही हैं वो भी। इसकी बुनियादी क्या वजह है? देखें, एक तो हमारी बदनसीबी रही कि हम पिछले 40 साल से असेंबलर्स हैं, आज तक मैन्युफैक्चरर नहीं बने। अगर मैन्युफैक्चरर होते तो शायद आज आप ये प्रोग्राम ना कर रहे होते ऑटोमोबाइल के हवाले से। देखें, इस वक्त आज हमारे मुल्क की जो जरूरत है वो 10 लाख गाड़ियों की जरूरत है। 1.5 से 2.25 लाख नया प्लेयर और पुराना प्लेयर मिलकर बना रहा, असेंबल कर रहा है। और
25-30 हज़ार गाड़ियां जो हैं वो टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत आ रही हैं। 8 लाख से जायद गाड़ियां लोग मजबूर हैं 5 साल 10 साल 15 साल पुरानी जो रोडों पे चल रही हैं उनकी खरीदो फरोख्त होती है। हमने इस साल हुकूमत से अपील की है कि हमें जो यूज कार है वो 3 साल पुरानी आती है उसे 5 साल पुरानी डायरेक्ट इंपोर्ट अलाउ करें कमर्शियल बेसिस पे। और साथ में हमने हुकूमत से ये भी अपील की है कि क्योंकि हमारी गाड़ियों पर 100% से लेके और 450% ड्यूटीज हैं, तो एक ये भी इसके ऊपर जो है वो एक कारी जर्ब है कि हम इनका मुकाबला कर नहीं पा रहे। और देखिए, जहां आपने ये सवाल किया कि ये लोकल असेंबलर ये लूट मार में लगे हुए हैं, चाहे वो टोयोटा होंडा सुजुकी हो या जो इतने नए प्लेयर्स आए। 2018 में मैंने हुकूमत को वार्न किया था कि क्योंकि जो पुराना प्लेयर जो हमारा है, जिसे हम टोयोटा होंडा और सुजुकी कहते हैं, उनके मुंह तो खून लग चुका है, लेकिन जो नया प्लेयर आ रहा है उसको हमें बाउंड करना होगा, छोटी गाड़ियां भी बनाए। लेकिन जो नया प्लेयर आया है वो तमाम का तमाम मां सिवाय एक दो पुरानी अपना छोटी गाड़ियों के वो जीपे लेकर आया है। आज नया प्लेयर या पुराना प्लेयर किसी की गाड़ी भी जो है वो कंपनी प्राइस पे नहीं है, तमाम गाड़ियों पे जो है वो ब्लैक मार्केटिंग है। तो हुकूमत से हमने इस साल अपील की है कि जिस तरह 2017-18 में हमने 100 अरब का रेवेन्यू दिया था, 85,000 गाड़ियां टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत आई थी। आज अगर हुकूमत हमें ये डायरेक्ट इंपोर्ट अलाउ कर दे कमर्शियल बेसिस पे, तो आज हम हुकूमत को 150 से 200 अरब का रेवेन्यू दे सकते हैं, आवाम को सस्ती मियारी डोमेस्टिक जैपनीज कार दे सकते हैं जिसका रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड, जिसका पेट्रोल ये तो आपकी बात बिल्कुल अहम है और बड़ी सही है कि पाकिस्तान में जितने भी नए प्लेयर्स भी आए हैं वो डिग्गी की गाड़ी जिसे हम बोलते हैं आम लफ्ज़ों में वो बना रही हैं। छोटी गाड़ियां जो इस वक्त यूरोप पे अमेरिका में नई जो गाड़ियां कंपनीज आ रही बहुत ज़्यादा लॉन्च उसमें हो रही, जापान के अंदर भी बात करें। लेकिन सर ये जो नई ऑटो पॉलिसी आई थी उससे आप समझते को बेहतरी नहीं हुई है, मजीद इस सेक्टर के अंदर जो है वो नुकसान हुआ है? देखें, मां सिवाय कि नया असेंबलर भी लूट मार में लग गया, वो जबकि उसको चाहिए था कि हमारे मुल्क की जरूरत को देखता। हमारे मुल्क की जरूरत छोटी गाड़ियां हैं, 650 से लेके 1300 सीसी तक की। आप मुझे बताया ना कि ये नए प्लेयर में कौन बना रहा है? मां सिवाय एक क्या लेकर आया, उसकी कीमत भी 22.5 से 25 लाख रुपए उसने कर दी है, वो भी कीमतें खरीदते नहीं है। इसको देखना पड़ेगा आपको। देखें, जब तक आप एक सेहतमंद कंपटीशन नहीं देंगे इन लोकल असेंबलर्स को, जब तक आप आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी नहीं दे सकते। और उसके लिए हमने हुकूमत से अपील की है कि आप कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ करें ताकि हम हुकूमत को रेवेन्यू दे सकें, आवाम को सस्ती और म्यारी गाड़ी दे सकें। ये तो आपने बात बिल्कुल सही की। ड्यूटी इतनी होती हैं गाड़ियों पे कि वो ज़ाहिर फिर वो लोग उस तरीके से करवा भी नहीं पाते इंपोर्ट, और ज़ाहिर जो छोटी गाड़ी है उस पर भी इतना ज़्यादा जो है वो कीमतें हैं कि वो लोगों की दस्तरस से ही बाहर हो गई हैं। वो कि कुछ तबका है जो कि ले भी रहा है गाड़ियाँ, वो तबका मुख्तलिफ है। जी जी, क्या मिसाल? मैं एक मिसाल देता हूँ। एक सुजुकी जापान से आती है 650 सीसी की और एक इंडिया के अंदर बन रही है, और उसके वही सेम गाड़ी पाकिस्तान में है, जबकि उसमें काफी सारे फीचर निकाल दिए गए हैं और वो 16.5 लाख रुपए की गाड़ी है। और उसमें जो काफी फीचर निकाल देने के बाद भी कंपनी प्राइस पे वो गाड़ी नहीं है। इस वक्त 70,000 रुपए इस पे ब्लैक मार्केटिंग है। यही सेम गाड़ी इंडिया के अंदर 4.25 लाख की गाड़ी है। अगर उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो वो 7.5 लाख रुपए बनता है। बड़ा वाज़ेह फर्क है पॉइंट, लेकिन ये बड़ा अहम है। और देखें, एक चीज़ और भी है, हमारे मुल्क में अभी तक असेंबलिंग ही हो रही है। अभी तक हमने कोई गाड़ियां बनाना खुद से शुरू नहीं की, हमने कभी इस पर काम नहीं किया। कोई भी हुकूमत आए उसने कभी ये सोचा नहीं कि यहाँ पर हम इंडस्ट्रीज लगाएं, अपनी इंडस्ट्रीज हों। जी जी, शहजाद साहब आपका पॉइंट आया। सर मुझे ज़रा हसन बख्शी साहब के पास भी जाना है, उनसे बात करते हैं। हसन बख्शी साहब, ये हुकूमत जब आई थी तो इसने यही वादे किए थे कि जी हम लोगों को घर देंगे। अब घरों की बात जहाँ तक कुछ हद तक तो पूरी होती दिखाई देती है कि ज़ाहिर हाउसिंग स्कीम आ गई है, लेकिन इस स्कीम से कितने अफराद हैं जो फ़ायदा उठा सकते हैं? इसमें क्या क्या मामलात हैं? ख़ास तौर पे अगर एक शख्स चाहता है कि उसका घर हो जाए, अपना घर हो ज़ाती, तो उसकी आमदनी इतनी नहीं है, तो उसके लिए हुकूमत ने क्या आसानियाँ पैदा की? अगर वो कोई कर्जा लेने जाता है बैंक से, तो आपको पता है बैंकिंग हमारा कैसा निज़ाम है, कितनी आसानी से कर्जा नहीं मिलता, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि पूरी करनी पड़ती हैं, और अब तो और भी सख्त हो गया है। तो क्या एक शख्स इस स्कीम के तहत आसानी से क्या अपना घर ले सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं इसमें हुकूमत ने क्या काम किया है। पहले बैंक
और DFIs रिलक्टेंट थे रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या लोन करने के लिए। अब स्टेट बैंक ने जो पहले तो फोरक्लोजर लॉ बेहतर कर दिया, जिसकी वजह से बैंक इन्वेस्टमेंट या लोन नहीं देते थे। अब दूसरी बात वो लगाती कि जो लोन पोर्टफोलियो है उसका स्टेट को, कंस्ट्रक्टर को, बिल्डर को या कंज्यूमर को दिया जाएगा एज लोन, वो 380 बिलियन रुपए का है। और जो ये 5% का वो नहीं देगा, उन पे पेनल्टी किया। तो इसकी वजह से पहली बार पाकिस्तान में बिल्डर्स को, डेवलपर्स को अप्रोच कर कि वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग ले ले, इक्विटी और कस्टमर को देते हैं तो फाइनेंसिंग देते हैं। तो छोटे तक उसको आप आवाज सही नहीं आ रही है हमें हसन बख्शी साहब की, और बात बड़ी ज़रूरी है। अपने बख्शी साहब से दोबारा से कहते हैं कि दोबारा उसको रिकनेक्ट दोबारा से रब्ता करें, क्योंकि बड़ा एक अहम मामला जो इस पे बात हो रही है कि क्या ये मुमकिनात है। जो सुमैया का सवाल है, फिर उनसे ये भी सवाल करना है कि इस वक्त जो है वो 30 जून तक, क्योंकि अब तो चंद दिन रह गए हैं, 20 दिन बाकी रह गए हैं, वो जो इंसेंटिव वो करें 1 साल मजीद उसको बढ़ाया जाए। तो फिर अगर यहाँ इंसेंटिव इस तरह से बढ़ाया जाएगा, जिसको एमनेस्टी भी कहा जा रहा है, वो इंसेंटिव कहते हैं हसन बख्शी साहब, हम उसे एमनेस्टी भी कहा जाता है, तो क्या उससे फैटफ के जो मामलात हैं वो कितने आसान और कितने मुश्किल हो जाएंगे? वहाँ से भी एक ख़ास प्रेशर है, क्योंकि पाकिस्तान अब ग्रे लिस्ट से भी निकल रहा है, तो उसके लिए भी पाकिस्तान गालिबन आ गए हैं हमारे साथ। जी बख्शी साहब, आप बात मुकम्मल कीजिएगा जो कर रहे हैं। सर कह रहा था, इसके बाद जो दूसरा काम गवर्नमेंट ने किया नया पाकिस्तान हाउसिंग के तहत, उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में आज तक मकान नहीं ले सकते थे, 25 लाख रुपए में मकान दिया, और 25 लाख में उन्होंने सिर्फ देना है 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए गवर्नमेंट उनको ग्रांट देगी, और 19.5 लाख रुपए का लोन उनको रहते रहते उस मकान में अदा करना है, जिसकी कीमत तकरीबन आप समझे इंस्टॉलमेंट 7 से 8 हज़ार रुपए होगी, जिसपे 3% इंटरेस्ट है। ये पाकिस्तान का हिस्ट्री में लोएस्ट इंटरेस्ट है हाउसिंग के लिए। इसी तरह अगर आप अपना मकान बनाना चाहते हैं और 60 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं, तो उसपे 5% इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल रहा है, और 1 करोड़ रुपए तक के लोन पे 7% पे मिल रहा है। अब ये जरूरी नहीं आप गवर्नमेंट से ले, आप ये अपना प्लॉट अगर आपके पास है, आप प्लॉट डेवलप करना चाहते हैं, उस पर मकान बनाना चाहते हैं, आपको लोन मिल सकता है। आप मेरे जैसे किसी बिल्डर से फ्लैट खरीदना चाहते हैं, आपको लोन मिल सकता है। आप प्लॉट खरीद के एक मकान बनाना चाहते हैं 120 गज पे, आपको लोन मिल सकता है। तो ये शराइत क्या होंगी इस लोन की? क्योंकि शराइत बड़ी आम होती हैं, कितने कौन लोग हैं एलिजिबल होंगे, फिर वो कितनी कड़ी शराइत से उनको गुजरना होगा जिसके बाद उनको ये लोन मिलेगा? देखिए, इनकम एस्टिमेशन का जो पुराना कन्वेंशनल मेथड था वो बड़ा मुश्किल था गरीब आदमियों के लिए। पहले लोन किसको मिलता था? लोन उसको मिलता था या तो वो अमीर हो या कनेक्टेड हो। बिल्कुल। आज गवर्नमेंट ने ये आसानी कर दी है इनकम एस्टिमेशन का मेथड। इसमें जो NTN की रिक्वायरमेंट है, जो लोएस्ट तबके के लिए, वो खत्म कर दी है। उसका मोबाइल बिल चेक किया जाएगा, उसके बच्चों की किस्त देखी जाएगी, स्कूल की क्या फीस दे रहा है, वो क्या किराया अदा कर रहा है, उस पर लोन दिया जाएगा। इसी तरह सिक्योरिटी के तौर पे वही प्रॉपर्टी सिक्योरिटी रख ली जाएगी, चाहे वो मकान हो, प्लॉट हो, जिसपे लोन मिलना है। अच्छा। और शरह सूद कम करने से फायदा ये हुआ कि अगर फर्ज करें आपकी किस्त बनती है 10,000 रुपए, तो आपकी फैमिली इनकम 30,000 रुपए होगी, तो आपको वो लोन मिल जाएगा। और फैमिली इनकम मतलब 3 लोगों की इनकम क्लब की जा सकती है। अच्छा। अगर फर्ज करें मैं ड्राइवर हूँ तो मेरी इनकम, मेरी वाइफ कहीं काम करती है उसकी इनकम, और मेरे बेटे की इनकम, वो तीनों को क्लब करके भी आपको लोन मिल सकता है। और 1 महीने के अंदर ये लोन की एप्लीकेशन सैंक्शन होना या रिजेक्ट होना लाजमी है, और अगर रिजेक्ट होगा तो कोई रीजनिंग होगी, और स्टेट बैंक खुद इसको फॉलो कर रहा है। उन्होंने अपनी वेबसाइट एक बनाई है, अगर किसी को लोन नहीं मिल रहा है तो आप उसकी वेबसाइट पे कंप्लेन करेंगे, आपको स्टेट बैंक का आदमी खुद कांटेक्ट करेगा और उस बैंक वाले के साथ बिठा के आपकी जेन्युइन रीजन सुनेगा, और उससे वो जेन्युइन जो एक, अगर आप वो उस पे आप ले सकते हैं लोन, तो आपको वो लोन देगा। मतलब जो एक रेड टेपिज्म था या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे, या बैंक का नॉन इंटरेस्ट था, अच्छा। वो खत्म करने के लिए इसी तरह जो छोटे तबके को जो 15 लाख 10 लाख 20 लाख का या 25 लाख का लोन है, इसमें डिफॉल्ट में बैंक बोलते थे बहुत डिफॉल्ट हो जाएगा, तो 40%
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गारंटी किया है कि अगर डिफॉल्ट होगा तो हम परचेज कर लेंगे। सही। यानी आप आम आदमी को लोन दें, अमूमन बैंक का जो डिफॉल्ट रेट है वो 10 से 15% है एनपीएल्स का, पर इसमें इनको अश्योर करने के लिए बैंक्स को उन्होंने कहा कि 40% तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको परचेज कर लेगी, ले लेगी। आप गरीब, पहली बार पाकिस्तान में गरीब आदमी को लोन की सहूलत दी जा रही है या देने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए जरूरी है कि हमारे लोगों ने भी, जो भाई लेना चाहते हैं, थोड़ा सा अपना आंख को खुला रखें, कान को खुला रखें। और अगर कोई बैंक अपना रेड-टेपिज्म दिखाता है, देखिए कल्चर चेंज होने में टाइम लगता है ना, वो पहले तो 5 बार दौड़ाते हैं कि वो 6ठी बार आए नहीं। आप बच्चे माशाल्लाह समझते हैं, सोशल नेटवर्किंग का जमाना है। आप एक उसकी पोर्टल पे लिख दे स्टेट बैंक की कि मेरा जेन्युइन कैसे नहीं दे रहे, फिर इनको करना पड़ेगा। पर अगर मैं फर्ज करें मैं जाऊं और वहाँ का मुझे एक मैनेजर या ऑफिसर बोले कि नहीं है, तो मैं आके घर पे बैठ नहीं जाऊं। वी नीड टू फॉलो इट। और हमें ये कोई किसी पे मेहरबानी नहीं है, दुनिया के मुल्क में मकान एक फंडामेंटल राइट है जो कि वहाँ के मुल्क के रहने वालों को मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ने पहली बार एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया। पहले 5 करोड़ का लोन तो मिल जाता था अगर आपको एक डिफेंस में मकान लेना है, पर आपको 15 लाख का लोन नहीं मिलता था अगर आपको 25 लाख का मकान लेना है। तो गवर्नमेंट ने सप्लाई साइड 25 लाख का मकान भी देने की कोशिश कर रही है नया पाकिस्तान में, और वो 15 लाख का लोन भी देने की कोशिश कर रही है। बैंकों का फोरक्लोजर लॉ सीधा कर दिया और गारंटी कर दी है कि हम 50-40% तक जो डिफॉल्ट है वो हमारी जिम्मेदारी, हम परचेज कर लेंगे ताकि ये एक साइकिल चले। और जैसे ये जो चीज़ें आसान हुई, ख़ासतौर पर लेजिस्लेशन कुछ बेहतर हुई है, कुछ सिस्टम बेहतर होने से चीज़ें निस्बतन आसान हुई हैं, और बैंक्स जो डर रहे थे उनके लिए भी कदर गारंटी होने के बाद अब बैंक्स भी इस चीज़ में थोड़ा आगे आ रहे हैं। लेकिन मैं, आपने जो गुफ्तगू की थी हसन बख्शी साहब, मेरा सवाल वहाँ पर है, जिससे आप जैसे कुछ बड़े बिल्डर्स हैं उनके लिए इंसेंटिव जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, चलें वो इस्तेमाल करते हो कि 30 जून, अब तो 20 दिन बाकी रह गए हैं, मुमकिनात में नहीं है कि इस तरह इस सेक्टर में पैसा लगाया जाए। अगर ये 1 साल मज़ीद बढ़ाया जाता है तो आपको पता है प्रेशर भी हैं कि फैक्टफ के हवाले से कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, किधर आ रहा है, और फिर बैरूनी सरमायाकारी के ज़रिए भी है कि बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी पैसा लगा रहे होते हैं। तो ये 1 साल मज़ीद देना हुकूमत के लिए मुश्किलात में नहीं होगा, और अगर हुकूमत नहीं देती है तो फिर आप लोगों के लिए भी मुश्किल होगा कि जो एक ज़बरदस्त किस्म का रियल एस्टेट में पैसा आया है उसमें स्पीड भी रुकेगी, काम भी रुकेगा, मामलात भी मुश्किल होंगे। देखिए, IMF और वर्ल्ड बैंक हमारी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही थी 1.5%, 1%। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4% के आ गए। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था 4 ट्रिलियन का रेवेन्यू आ जाएगा। वी हैव सरपास दैट फिगर। देखिए, हमें IMF को, वर्ल्ड बैंक को समझाना पड़ेगा कि इसमें कोई ड्रग्स का या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का पैसा नहीं है। यहाँ पर जो पैसा लग रहा है ये पाकिस्तानियों का वो पैसा है, जैसे एक प्रॉपर्टी आपके वालिद ने 30 साल पहले ली 10 लाख रुपए की, और वो आज आपने बेची 10 करोड़ रुपए की, पर उसकी सैलरी 3 करोड़ रुपए की हुई, उसमें कोई हीरोइन का पैसा नहीं है।